हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को सॉल्व कर लिया था, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश और मैथ के सेट 1 को सॉल्व किया था, जिसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप लोग वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा नहीं, सारे सेट को एक एक करके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पूरे पांचों सेट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का पांचों सेट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप लोग वहां से उसको देख लेंगे, ठीक ना। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी इस प्रकार का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस एफ है तथा वक्रता त्रिज्या आर है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इसके बीच वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच को रिलेशन को आपको बताना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, सभी के लिए फोकस और वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस में क्या रिलेशन रहता है, आर बटा टू रहता है। क्या रहता है, फोकस रेडियस का आधा होता है। फोकस रेडियस का आधा होता है, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, समझे ना। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के दो नियम है, चाहे परावर्तन हो अपवर्तन हो, इसके दो नियम है, समझे ना। देखिए कौन कौन से दो नियम है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है बच्चों। और दूसरा क्या है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण की बराबर होता है। देखिएगा, आप लोग समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझा देते। देखिएगा, ये है आपतित कोण, आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और यहाँ पे एक अभिलंब, इसको क्या कहा जाता है, अभिलंब जो डाला जाता है। तीनों एक ही बिंदु पर, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। साथ ही साथ देखिए, इसके बीच जो आई कोण बन रहा है और इसके बीच जो आर कोण बन रहा है, इसका दूसरा नियम है। ये दोनों हमेशा कोण आई इक्वल टू कोण आर बराबर होता है बच्चों, समझ। उसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा काल्पनिक होता है बच्चों। क्या होता है, काल्पनिक होता है। ये एक समतल दर्पण है बच्चों। देखिएगा, एक समतल दर्पण है। इसको अब यहाँ पे आप खड़ा रहते हैं, मान के चलिए आप यहाँ पे खड़ा रहते हैं, तो हमेशा इसका काल्पनिक, इधर हमेशा इसका प्रतिबिंब बनता है बच्चों, इधर हमेशा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, समझे ना। उसके बाद है, वाहनों की परिस्य दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब क्यों क्यों प्रयोग किया जाता है बच्चों, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो दृश्य क्षेत्र होता है वो बहुत ही, ये कम क्षेत्रफल में, मतलब कम क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा चीज दिखा देता है, बहुत ही ज्यादा पीछे का बहुत ही ज्यादा क्षेत्रफल को दिखा देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग क्लियर है यहाँ पे, समझना बहुत ही बड़ी बात है बच्चों। आप समझिएगा तभी अगला प्रश्न आप कर पाइएगा, समझे ना। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता बच्चों लेंस बनाने के लिए। देखिए, मिट्टी का लेंस बनता है क्या, लेंस क्या हो गया, देखिएगा, दो समझ लिए, शीशा जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं उसी को लेंस कहते हैं, सीधा सिंपल भाषा में आप लोग समझिए, ठीक है ना। उसके बाद है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो पहला ऑप्शन है सीधा, दूसरा है उल्टा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्या बनता है, जब काल्पनिक रहेगा तो सीधा बनेगा, और जब जब काल्पनिक रहेगा तब सीधा बनेगा, जब वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा, जब वास्तविक रहेगा तब उल्टा बनेगा। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद दिया हुआ है, देखिएगा, एफ का मान ज्ञात करना है, फोकस का मान ज्ञात करना है, सॉरी, फोकस का मान दिया हुआ है 1200 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों, और इसका आर का मान ज्ञात करना है। अभी कुछ देर पहले आपको रिलेशन बताए हुए क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाय टू होता है। क्या होता है, आर बाय टू होता है। तो एफ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ये ही राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, सारा अपने आप बन जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है आप सभी का। देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ये, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों, ताकि लाइट का प्रसरण जो होता है वो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट दिखाई दे। वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग जो होता है, लाइट का परावर्तन होता है बहुत ही ज्यादा होता है अवतल दर्पण में, इसकी वजह से, समझे ना। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है आपका, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आभासी और सीधा होता है। जो देखिए, आभासी और सीधा होता है, आभासी रहेगा तब सीधा बनेगा, और देखिए, और वास्तविक रहेगा तब उल्टा बन जाएगा, वास्तविक रहेगा तब उल्टा बन जाता है, समझे ना। ये आप लोगों को याद रखना, चाहे वो कोई भी दर्पण हो और कोई भी लेंस हो।
उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है डायोप्टर मात्रक है, किसका मात्रक है? लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता की मात्रक है। देखिएगा डायोप्टर किसके, लेंस की शक्ति की मात्रा है दोस्तों। देखिएगा लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाती है? लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाती है? 1/f होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता बराबर P इक्वल टू क्या होता है? 1/f, यानी कि उसकी फोकस 1/f क्या है? यहाँ पे फोकस दूरी है। तो देखिएगा इसका एक और डायोप्टर की जगह नहीं रहे तो क्या होगा? पर मीटर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद देखिएगा 11वां नंबर का प्रश्न है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांश यानी कि एफ आपको ज्ञात करना है। अभी लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला आपको बताए हुए, तो क्या होगा? 1/f यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। देखिए तो एफ का यहाँ पे आपको लेंस की क्षमता 2 दी हुई, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 यानी कि 0.5, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0.5। ये हमेशा मीटर में आता है, ये हमेशा मीटर में आता है, इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 0.5 को आप लोग क्या करिए? 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है यहां तक आप लोग? उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइसिरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसिरिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप लोग क्लियर कर लिए होंगे उम्मीद है। उसके बाद है, मानव नेत्र का जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस भाग को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। लेकिन रेटिना ऑप्शन में है नहीं, तो रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल। रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए ये फिजिक्स से क्वेश्चन था, अब केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने लगा है। उसके बाद केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने लगा है। 14 नंबर का प्रश्न है, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? देखिएगा क्या हो रहा है? एक बड़ा सा अणु क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक भागों में टूट जा रहा है। देखिए तीन छोटे छोटे अणु में टूट जा रहा है। तो क्या हो रहा है? जब टूटेगा तो वियोजन, एक बड़ा अणु जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में टूटेगा तो क्या कहलाएगा? वियोजन रिएक्शन कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। और संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु जुड़ जाते हैं। मान के चलिए ये दो अणु है और ये जाके जुड़ गया, एक बड़ा वाला बना ले, तो इसको कहेंगे संयोजन। और एक बड़ा वाला जब दो छोटा वाला में या दो से अधिक छोटा वाला में टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे? वियोजन। और विस्थापन ये भी आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे इसका प्रश्न पिछला वीडियो में इसको बताए हुए हैं, विस्थापन और विस्थापन किसे कहते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो इसको देखिए कौन सा अभिक्रिया संतुलित, देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 ही है, तो ये संतुलित नहीं है। उसके बाद देखिए 4 एल्युमिनियम है, यहाँ पे भी 4 एल्युमिनियम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6 है, और यहाँ पे 4 है, ये भी 2 नंबर का भी संतुलित नहीं है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 2 कॉपर है, यहाँ पे 1 ही कॉपर है, ये भी संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जब ये संतुलित नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 जिंक है, यहाँ पे 1 जिंक है, यहाँ पर 1 SO4 अणु है, एक SO4 अणु है, और यहाँ पे कॉपर 1 है, तो कॉपर यहाँ पे भी 1 है। समझे ना? तो क्लियर है आप लोग? यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर डी इज संतुलित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में कौन सा रिएक्शन हो रहा है आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? विस्थापन रिएक्शन हो रहा है। देखिए कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? जिंक। कॉपर से आप अभिक्रिया श्रेणी को यहाँ पे पढ़े होंगे। देखिए कॉपर से जिंक के बाद आएगा कॉपर, जिंक के बाद कॉपर आएगा, ये है। और अभिक्रियाशील नीचे आने पर वहां पे घटता जाता है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? सोडियम होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है, उसके बाद कौन होता है? मैग्नीशियम। इसी तरह से आप लोग सबसे जिंक के बाद कॉपर आता है। तो ये क्या कर रहा है? अभिक्रियाशीलता इसकी ज्यादा होने के कारण इसको ये क्या कर रहा है? विस्थापित कर दे रहा है और खुद जाके जुड़ जा रहा है जिंक। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? ये विस्थापन अभिक्रिया था बच्चों। आप लोग अभिक्रिया को भी सब रिविजन करवा दे रहे हैं, ठीक ना? समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो पहले क्या है? उपचयन को देखना है। देखिए उपचयन किसको कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। समझे ना? उपचयन क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। ठीक उसी प्रकार से इसका उल्टा अपचयन। उपचयन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण इसका दूसरा नाम है बच्चों, ऑक्सीकरण इसका दूसरा नाम है। और अपचयन का दूसरा नाम क्या है? अपचयन का नाम क्या है? अपचयन का दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको माफ कीजिएगा अवकरण कहते हैं। अवकरण इंग्लिश में रिडक्शन और हिंदी में अवकरण अपचयन को कहते हैं, ठीक ना? तो देखिए ऑक्सीजन किसमें जाके जुड़ रहा है? कॉपर में जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो उपचयन किसका हो रहा है? कॉपर का उपचयन हो रहा है। और यहाँ पे अपचयन किसका हो रहा है? पीबीओ का अपचयन हो रहा है। इससे
अपचयन क्यों हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का हट रहा है। पिछला मॉडल सेट में भी इसी तरह का प्रश्न था, आप लोग सारा मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, समझे ना। तो आज देखिए एक एक करके सारा मॉडल पेपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगा। विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। तो विकृत गंधिता में क्या होता है बच्चों, देखिए किसी भी चिप्स का थैली में देखे होंगे आप लोग, उसमें कौन सी गैस डाली जाती है, पिछला मॉडल पेपर में था नाइट्रोजन था, ताकि वह अभिक्रिया ना करे, किससे अभिक्रिया ना करे, बाहर के ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे। तो ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन किसमें जुटता है, उपचयन में ऑक्सीजन जुटता है और अपचयन में हाइड्रोजन जुटता है, ठीक ना। तो क्लियर होंगे कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया के कारण, विकृत गंधिता के कारण होती है, समझे ना, विकृत गंधिता उपचयन अभिक्रिया के कारण होती है। उसके बाद है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, देखिएगा एक लोहे का कील है, मान के चलिए आयरन, लोहे के कील को हम लोग आयरन लिख लेते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 एक कॉपर सल्फेट है। अब इसका रिएक्शन कराने पर क्या हो जाता है, धूसर हो जाता है। तो इस देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, कौन अभिक्रिया, तो ये कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है बच्चों, कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कुछ देर पहले ही आपको बताया हुआ विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसके एग्जाम्पल आपको आते रहेंगे, समझे ना। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिसूचक है, प्रतिसूचक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटमस प्रतिसूचक है दोस्तों। लिटमस एक प्रतिसूचक है, मतलब ये सूचक कर देता है कि ये अम्ल है कि क्षार है, आपको बता देगा। लिटमस पत्र में देखिए आप लोग याद रखिएगा, अनिल आप लोग याद रखिएगा, समझे ना, अनिल देखिएगा, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, एक ट्रिक है ये आप लोग याद रखिएगा, तो भुलाइएगा नहीं और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि अम्ल नीला को लाल कर देता है कि क्षार अम्ल नीला को लाल कर देता है। अम्ल नीला को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर लेता है, क्षार लाल को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को, समझे ना, क्लियर है यहां तक। उसके बाद 21 नंबर का निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। तो देखिए अम्ल बताए थे, अम्ल में क्या होता है, अम्ल देखिए अम्ल में क्या होता है, अनिल आपको याद रखना है, अनिल याद रखना है। तो अनिल में क्या होता है, अम्ल नीला को लाल कर देता है, तो देखिए HCl एक अम्ल है, HNO3 भी एक अम्ल है दोस्तों, और CH3CHO भी एक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी C6H12O6 को क्या कहते हैं, इसको ग्लूकोज कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ग्लूकोज इसको कहते हैं, समझे ना। यहाँ पे अच्छा से लिख नहीं पा रहे, बोर्ड नहीं होने के, व्हाइट बोर्ड में इसका एक अच्छा सॉल्यूशन मैथ का बताया जाएगा, ठीक ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, इसको आप लोगों को बता दिए इस बार। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण जल मौजूद है। देखिए क्रिस्टलीकरण जल मतलब जल मौजूद है, किसमें जल मौजूद है, देखिएगा एक ही में तो है कॉपर पेंटाहाइड्राइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है अग्निशामक अंतर में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसको तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका जो व्यापारिक नाम कह सकते हैं, जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, तो कौन सा पदार्थ का नाम है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक ना। उसके बाद है जल में अनुपस्थिति के में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद दिया हुआ है, देखिए एक कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिएगा पदार्थ यह दिया हुआ है A B C और D का pH मान क्या दिया हुआ है, A का pH मान है क्रमशः 7, B का pH मान है, A का pH मान 2 है, B का pH मान 7 है और C का pH मान 10 है और D का pH मान 14 है। तो यह पदार्थ में से कौन सा अम्ल है, तो आपको बताना है कौन सा पदार्थ A B C D में कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो देखिएगा बच्चों अम्ल देखिएगा, आप लोग pH स्केल को समझिएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ से देखिएगा यहाँ पे 7 हो गया,
1 से 7 तक, जिसका पीएच मान 1 से 7 तक रहेगा उसको हम लोग अम्ल एसिड कहेंगे। क्या हो रहेगा? वो एसिड रहेगा। साथ ही साथ देखिएगा, जिसका 7 से लेकर के 14 तक जिसका रहेगा उसको क्या कहेंगे? क्षार। उसको क्या कहेंगे? क्षार कहा जाता है। तो देखिएगा 1 से 7 के बीच कौन सा अम्ल का पीएच मान है? अम्ल ये का कि कौन सा पदार्थ का है? पदार्थ ये का 1 से 7 के बीच है, समझे ना। और 7 में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? उदासीन। वो उदासीन रहता है। 7 में जिसका पीएच मान होगा 7, वह उदासीन रहता है। उदासीन ना वो तो अम्ल रहता है और ना ही क्षार रहता है। 1 से 7 के बीच अम्ल और 7 से 14 के बीच क्षार। तो देखिए ये से कौन सा अम्ल है? देखिए 2 इसका है, तो 1 से 7 के बीच ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग? यहां तक आपको यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, देखिएगा इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे दिया हुआ है AgCl। AgCl क्या हो रहा है? AgCl सूर्य सनलाइट की उपस्थिति में Ag प्लस Cl2 बना रहा है, समझे ना। Ag प्लस Cl2 बना रहा है। यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2। तो ये क्या हो रहा है? एक बड़ा सा अणु 2 छोटे छोटे अणु में टूट रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है आप लोग? यहाँ पे आप बायोलॉजी का प्रश्न आ रहा था, केमिस्ट्री का प्रश्न खत्म हो गया, अब बायोलॉजी का प्रश्न आ रहा है। देखिएगा शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव क्रम में होती है? तो किस में होती है? उत्सर्जन में होती है। जैसे मल त्याग करते हैं, मूत्र का विसर्जन करते हैं, तो उत्सर्जन करते हैं, तो इसी को उत्सर्जन के अंतर्गत ही यह सब आता है। पसीना भी उत्सर्जन के अंतर्गत ही आता है, समझे ना। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप होता है? तो किस यौगिक के फलस्वरूप होता है? हाइड्रोजन, सॉरी माफ कीजिएगा, जल के कारण होता है। जल के कारण होता है। देखिए जल क्या होता है? उसमें सनलाइट की उपस्थिति में H2 प्लस O2 में टूट जाता है बच्चों। H2 प्लस O2 में टूट जाता है। तो किसके कारण होता है? जल के कारण। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। उसके बाद है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राणी समभोजी पोषण होता है। देखिए प्राणी समभोजी पोषण किसको कहते हैं? देखिए उसमें क्या होता है? कोई भी मतलब रहता पूरे अपना निगल जाता है। कोई भी पदार्थ को, अपने भोज्य पदार्थ को क्या करता है? पूरी तरह से निगल जाता है उत्पादों का निर्माण करके। उत्पादों का अमीबा से देखिए प्रश्न आ रहा है, सेट 1 में भी अमीबा से प्रश्न आ रहा था। तो मॉडल पर प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने का फायदा यही होता है, समझे ना। क्लियर है आप लोग? उसके बाद हम लोग चलते हैं, लार में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। और एक एंजाइम और पाया जाता है, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। टाइलिन पाया जाता है, एक बता दिए, और एक और पाया जाता है और उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। श्वसन प्रक्रिया में पायरूट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। 32 नंबर का प्रश्न बच्चों, पौधे में जल तथा खनिज लवण का सम्मोहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है, समझे ना। उसके बाद है किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है? किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? जनन। क्या आवश्यक है? जनन। अगर जनन नहीं किया जाएगा तो किसी भी जीव का अस्तित्व बनाए रखना संभव नहीं है दोस्तों। उसके बाद है जनन के द्वारा ही अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, समझे ना। उसके बाद दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पुनरुद्ध भवन। देखिए इसको क्या कर रहा है? ये एक पदार्थ, ये एक जीव है, इसको काट दिया जा रहा है और ये फिर अगर जो काटा हुआ भाग बच रहा है, देखिए कटा हुआ भाग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कटा हुआ भाग जो बच रहा है वो फिर से एक अलग जीव का निर्माण कर लिया है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुनरुद्ध भवन कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद है परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। और एक ही पुष्प में स्थानांतरित होगा उसी पेड़ में तो क्या कहलाएगा? स्वपरागन, समझे ना। तो इसके बाद है भ्रूण में मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेजेंटा से पोषण मिलता है। उसके बाद है एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषताएं हैं? कि प्रति एकांक द्रव्यमान में वो अधिक कार्य करे। प्रति एकांक द्रव्यमान में वो अधिक कार्य करे मतलब कम ऊर्जा में वो कम द्रव्यमान में वह अधिक ऊर्जा दे, समझे ना। कम द्रव्यमान में वह अधिक ऊर्जा दे, तो उसी को उत्तम ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। देखिए पवन ऊर्जा के लिए कितनी पवन की चाल कितनी कम से कम होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन समयपी ऊर्जा है? वह ऊर्जा जो समाप्त हो जाएगा वो कौन सा ऊर्जा है? कोयला है। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद पराग कोश में
होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसी प्रकार से आपका सारा सेट का इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस का सारा सेट आपको का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे ना। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।